नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग आज ये सोच रहे होगे कि आज इस भैया को क्या हुआ है जो आज इसने मतलब छत पे आके वीडियो बना रहा है। एंड आई एम सॉरी कि आपको कुछ नॉइस आएगी एंड प्लीज़ उसको थोड़ा सा टॉलरेट करना। आज मैं कमरे में बैठ के वीडियो नहीं बना रहा, बट आज एक खुले एरिया में वीडियो मैं बना रहा हूँ। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो आपको वीडियो देखने के बाद 100% समझ आएगा। तो आज ये वीडियो आप लोगों की लाइफ चेंज कर देगी, इसका मैं 100% आपको प्रॉमिस करता हूँ। ये बेला है जिसको आप लोग पहले से जानते ही हो। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ओवर थिंकिंग के रीज़न से परेशान हैं। अब ओवर थिंकिंग क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। ओवर थिंकिंग होती है जब हमारे माइंड में कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चलता रहता है। कभी वो करियर से रिलेटेड, कभी वो रिलेशनशिप से रिलेटेड, कभी कोई पास्ट की बात से रिलेटेड, कभी कोई फ्यूचर की बात से रिलेटेड, कभी कुछ कंटिन्यूसली चलता रहता है। ये मतलब आप इस तरीके से समझ लीजिए कि किसी इंसान को अगर उसकी बॉडी में स्किन इन्फेक्शन का इशू है तो कभी उसके हाथ में इन्फेक्शन होगा, कभी उसके आर्म्स में इन्फेक्शन होगा, कभी कहीं इन्फेक्शन होता रहता है। ये तो एक चीज़ हुई। अब ओवर थिंकिंग में एक और चीज़ आती है, वो ये होती है कि उस इंसान को वो कंट्रोल नहीं कर पाता है ओवर थिंकिंग। उसने कोशिश तो बहुत करी होती है ओवर थिंकिंग कंट्रोल करने की, बट वो ओवर थिंकिंग कंट्रोल नहीं कर पाता। ये वाली चीज़। अब उसमें होता क्या है, मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ। फ्रॉम द एज ऑफ 20 लाइक 2022 से लेकर 2025 तक फॉर 3 ईयर्स मैं ओवर थिंकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान रहा। अब ओवर थिंकिंग में अंदर मैं परेशान कैसे रहा आपको लगा होगा, मैं तो कंटिन्यूसली वीडियोस बना रहा हूँ, मैं तो जॉब भी कर रहा था, मैं तो बाकी काम भी कर रहा था। असल में जब हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं ना, इसलिए मैं पहले कमरे में ना निकल के यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ओवर थिंकिंग बिल्कुल ऐसी होती है जैसे हम कमरे में बंद हो। हम सब कुछ अपनी लाइफ में कर रहे हैं, हमारी लाइफ में सब कुछ है, बट फिर भी एक ओवर थिंकिंग का मतलब हम एक अपने ही दिमाग के अंदर बंद होते हैं। जो लोग भी ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे, भले वो लोग कनाडा में बैठे हैं, यूएसए में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, कुछ भी कर रहे हैं, वो मेरी इस बात से रिलेट करेंगे कि उनको ऐसा महसूस होता है कि वो एक कमरे में बंद है, उनको ज़बरदस्ती किसी ने उस कमरे में बिठा रखा है। अब ओवर थिंकिंग आपको पता है कि आपके माइंड में कंटिन्यूसली थॉट आते रहते हैं, एक और चीज़। बट मैं एक और डीपर लेवल पे जाऊंगा जिसके लिए मैं मानता हूँ कि वो मेरी एक्सपर्टीज़ है। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जैसे आप ओवर थिंकिंग करते हो, आप किसी चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप ओवर एनालिसिस कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, बट फाइनली यू गॉट द आंसर। बट जैसे ही यू गॉट द आंसर तुमको पता चल जाता है कि हाँ इसका ये रीज़न था, और जैसे ही वो चीज़ सॉल्व हो जाती है, ओवर द पीरियड ऑफ 20 मिनट्स आपके दिमाग में एक दोबारा एक थॉट आ जाता है कि यार इसका रीज़न क्या है, और आप उस चीज़ के ओवर थिंकिंग के प्रोसेस में चले जाते हो। और ये कंटिन्यूसली आपकी लाइफ में होता रहता है, आप डिस्टर्ब होते रहते हो, आप परेशान होते रहते हो। ये आपके साथ होता ही रहता है कहीं ना कहीं, कभी कुछ ये चलता रहता है साइकिल। अब ऐसा होता इसलिए है, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। जो लोग ओवर थिंकिंग के डिस्टर्ब या परेशान होते हैं उनके अंदर एक चीज़ होता है ईगो कैसा। अगर आप बहुत माइंड मतलब आप डीप एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन अपने माइंड की करोगे तो आपको समझ आएगा कि यार मेरे अंदर एक ईगो है। मतलब कैसा ईगो, वो ईगो ऐसा है लाइक कुछ लोगों का ये तो ईगो होता है कि वो हर किसी के सामने शो ऑफ करना चाहते हैं, हर किसी के सामने शो ऑफ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन इंसान सामने, बट वो शो ऑफ करना चाहते हैं। इसी तरीके से जो ओवर थिंकिंग करने वाले लोग होते हैं उनका ईगो कुछ इस तरीके से होता है। उनका ईगो नहीं होता, बट उनके माइंड में एक छोटा सा बहुत माइन्यूट लेवल पे एक ईगो होता है, जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं कि हमारे माइंड के अंदर कीड़ा है। वो कीड़ा ऐसा होता है, वो कहते हैं कि मुझे हर समय कुछ ना कुछ चाहिए, एंड मेरे अंदर ये कैपेसिटी है, मेरे अंदर ये स्किल्स हैं कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। मोस्ट ऑफ द लोग जो ओवर थिंकिंग करते हैं वो ऐसा क्लेम करने लग जाते हैं कि येस आई हैव अ कैपेबिलिटी ऑफ डीप एनालिसिस। वो अपने रिज्यूम में ऐड करने लग जाते हैं, वो अपने एक पर्सनैलिटी का ट्रेड बनाने लग जाते हैं कि येस आई हैव ओवर एनालिसिस स्किल्स। ये एक ईगो है जो उनके अंदर जन्म ले रहा होता है। जब तक आपने ओवर थिंकिंग के ऊपर हज़ारों वीडियोस देखी होंगी, पता नहीं क्या क्या लोगों से सुना होगा, बट जब तक आप इस ईगो को डाइल्यूट नहीं करोगे तब तक आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल नहीं पाओगे। अब जैसे ही मैं बताता हूँ इसको डाइल्यूट कैसे किया जाएगा। अब इसको ऐसे डाइल्यूट किया जाएगा, आपको ये आपको समझने से पहले आप ये देखोगे कि आपके अंदर है एक कुछ ईगो है जो आपको कंटिन्यूसली क्या बोलता रहता है कि मैं सॉल्व कर सकता हूँ प्रॉब्लम, मुझे पता है इसका प्रॉब्लम क्या है, मुझे लोगों से बात करनी है, मुझे चैट जीपीटी करना है, मुझे इंस्टाग्राम देखना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। क्यों? क्योंकि मुझे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। ये ईगो कहीं ना कहीं आपके अंदर आ जाता है और आप इसकी वजह से अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान होते हो। अब मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा, अगर आपने उस टेक्निक को यूज़ किया तो आपकी जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है सरेंडर, लॉ ऑफ सरेंडर। अब लॉ ऑफ सरेंडर क्या है मैं आपको वो समझाना चाहूँगा। जैसे ही आपने लॉ ऑफ सरेंडर समझ लिया, आप इस ईगो की प्रॉब्लम से हमेशा के लिए फ्री हो जाएंगे। जैसे कि मैं एक 25 साल का इंसान हूँ और मेरे एक माइंड की लिमिट है। मैंने एक लिमिटेड लेवल की किताबें पढ़ी हैं, बुक्स पढ़ी हैं, वीडियोस देखी हैं, लोगों से बात करी है, वो एक लिमिटेड क्राइटेरिया है मेरा। उसके साथ साथ ही अगर मेरे पास 24 बेला कम इधर अगर मेरे पास 24 घंटे हैं तो उस 24 घंटे में भी मैं 8 घंटे सोता हूँ। बाकी मेरे पास जो 16 घंटे बचते हैं उस 16 घंटे के भी अगर मैं सारी चीज़ें निकाल दूँ, अगर मैं फुल फोकस के साथ भी काम करूँ, तो मेरे पास सिर्फ 7 से 8 घंटे या 9 घंटे या 12 घंटे बचते हैं जिसमें मैं रिसर्च कर सकता हूँ एक पर्टिकुलर के टॉपिक के लिए। और उसमें भी मेरे दिमाग में कंसिस्टेंटली बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं डिफरेंट चीज़ों को लेके। तो अब मैं आपको इससे ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे सोचने, समझने, अंडरस्टैंड करने की, एनालाइज करने की एक लिमिट है।
ये हम अपने आप को नहीं समझा पाते कि हमारे सोचने समझने एनालाइज करने की एक लिमिट है, और जब तक ये लिमिट है तब तक हम मतलब हमारी एक लिमिट है, तो हमारा ईगो क्या कहता है कि हम इसी चीज़ के अंदर से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, हम किसी की हेल्प नहीं लेना चाहते। बट अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि मैंने इस ओपन एरिया में आके क्यों वीडियो बनाई है। आपने एक चीज़ देखा होगा कि इतना बड़ा यूनिवर्स है, मैं ज़्यादा बड़ा यूनिवर्स नहीं कहता, मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप पीछे देखो कि कितना बड़ा बादल है, इतने बड़े मतलब इतना बड़ा बादल है, इतने बड़े आप देखोगे पेड़ हैं, एरिया है, पता नहीं क्या क्या, मतलब मुझसे बड़ी भी एक चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है जिस पर मैं रिलाई कर सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे अंदर भी एक ओवर एनालिसिस का स्किल्स था कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करता था, और उसकी वजह से मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और बंधा हुआ रहता था। तो मैंने क्या करना स्टार्ट किया, मैंने एक चीज़ करना स्टार्ट करी, और वो करना स्टार्ट किया लॉ ऑफ सरेंडर। लॉ ऑफ सरेंडर क्या कहता है? लॉ ऑफ सरेंडर कहता है कि तुम्हारा जो माइंड, बुद्धि, ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, उसकी लिमिट बस इतनी है, बट जो नेचर है, जो गॉड है, जो भगवान है, जो सुप्रीम एनर्जी है, भले आप राम कृष्ण जी किसी को भी मानो, आप हिंदू मुसलमान, आप किसी को भी मानो, या फिर आप किसी को ना मानो, आप मानो एक सुप्रीम एनर्जी है। अगर आप इस चीज़ को समझते हो कि देयर इज सम सुप्रीम एनर्जी एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, तो आप ये भी मानोगे कि वो आपकी लाइफ को भी कंट्रोल कर रही है। आपका ईगो आपको नहीं कंट्रोल कर रही, बट आप एक छोटी सी चीज़ समझने की कोशिश करो। अगर सूरज जस्ट 0.1 मिलीमीटर अगर थोड़ा सा आगे हो जाएगा तो हमारी पृथ्वी जल जाएगी, अगर वो थोड़ा सा पीछे हो जाएगा तो हमारी पृथ्वी ठंडी हो जाएगी, तब भी खत्म हो जाएगी। अगर वो थोड़ा सा ऊपर या नीचे, मतलब वो जिस जगह पे है, अगर उस जगह से 0.0 मिलीमीटर इधर उधर ज़रा सा भी हो गया तो हमारा यूनिवर्स खत्म। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपका ब्लड, मतलब आप ये देखो कि आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, कंटिन्यू आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, मेरी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, अगर उसमें 0.1 सेकंड मिलीलीटर भी अगर वो हार्ड हो गया तो हमारी पूरी बॉडी कोलैप्स हो जाएगी। अगर वो हल्का सा लाइटर हो गया, मतलब जो उसका पीएच वैल्यू है, अगर हल्की सी लाइटर हो गई तब भी हम कोलैप्स हो जाएंगे। मतलब इस पूरे यूनिवर्स में अगर 0.1% भी जो एक नेचर का प्रोसेस है, अगर वो थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएगा तो वो हमारे पूरे यूनिवर्स को कोलैप्स कर देगा। ये एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। इससे आपको ये समझ आएगा कि यार मैं ही सब कुछ नहीं हूँ, मुझे ही सब कुछ नहीं पता, इस यूनिवर्स में बहुत कुछ और मुझसे ज़्यादा बड़ा है। जैसे ही आप ये सब चीज़ें समझोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि यार मेरे से बड़ी चीज़ें इस दुनिया में हैं जिनके ऊपर मैं रिलाई कर सकता हूँ और सरेंडर कर सकता हूँ। तो जब मेरे को ये चीज़ समझ आई तब मैंने क्या करना स्टार्ट किया। लाइक मेरे दिमाग में एक थॉट आया, मैं आपको ओपनली बताता हूँ कि मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि यार मैं पतला क्यों नहीं होता। मतलब मैंने बहुत एक्सरसाइज करके देखी बट मैं कभी पतला क्यों नहीं होता, मुझे समझ नहीं आता। ये एक थॉट है। मैं एक लिमिटेड टाइम तक थिंकिंग कर सकता था और मैंने बहुत बार करी भी है, बट मैं परेशान। मेरे साथ एक और चीज़ बताता हूँ, मैं ओवर थिंकिंग करने वालों को लगी होता है उनके साथ कि यार मैं एक बार इस थॉट से फ्री हो जाऊँ फिर मैं अपनी लाइफ पे ध्यान दूंगा, मैं एक बार इस थॉट से फ्री हो जाऊँ फिर मैं अपनी लाइफ, फिर मैं अपने करियर पे ध्यान दूंगा, फिर मैं अपने रिलेशन पे ध्यान दूंगा, फिर मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दूंगा, फिर मैं अपनी लाइफ को जीने पे ध्यान दूंगा। बट क्योंकि हम उस ईगो को कभी फ्री ही नहीं कर पाते, उस ईगो से कभी हम फ्री ही नहीं हो पाते, तो हम अपनी लाइफ नहीं जी पाते। लास्ट 3 साल में मेरे बहुत सारे दोस्तों ने अपनी ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करी, मास्टर्स करने के बाद किसी ने मास्टर्स कंप्लीट करी, किसी ने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करी, कि कोई ट्रैवल करने गया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। हर इंसान कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करता रहा। बट मैं क्या कर रहा था, मैंने भी बहुत कुछ करने की कोशिश करी बट मैं नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि मैं बार बार उस कमरे के अंदर बंद था जिस कमरे के अंदर मैं हमेशा बैठ के वीडियो बनाता हूँ। बट अब जब मैंने इस लॉ ऑफ सरेंडर को समझा, अब क्या है, अब मैं छत पे आके आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस व्यू इज कि अब मैं फ्री हूँ, अब मैं उस कमरे से बाहर निकल के आ गया हूँ, अब मैं उस ईगो से फ्री हो गया हूँ। लाइक मेरे अंदर क्वेश्चन है कि यार मैं क्यों ऐसे मोटा, मतलब मेरा वजन लूज नहीं होता, महीने भर ढंग से एक्सरसाइज करूँ, 2 दिन एक्सरसाइज ना करूँ तो फिर से वेट गेन हो जाता है। मैं परेशान था। मैंने क्या किया, एक छोटे से एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने पेन पेपर लिया, मैंने लिखा, हे प्रभु आई सरेंडर माई सेल्फ, आई डोंट नो ये ऐसा क्यों होता है, बट मैंने अपनी पूरी प्रॉब्लम लिखी। मैं एक्सरसाइज करता हूँ, वजन लूज होता है, फिर कुछ दिन में तुरंत वजन गेन हो जाता है, क्योंकि मेरा माइंड शांत हो जाता है, क्योंकि मेरा उस चीज़ से फोकस हट जाता है, क्योंकि मेरा ऑब्सेशन और डेस्परेशन खत्म हो जाती है। और आपने भी चीज़ देखा होगा जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में काम करते हैं कि जब हमारी डेस्परेशन, डिजायर और ऑब्सेशन किसी भी एक चीज़ से खत्म हो जाता है तभी वो हमेशा चीज़ मिलती है। तब मुझे पता चला कि यार मेरी बॉडी है ही ऐसी, लाइक आई एम 6'2", ठीक है, मेरी बोन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए भले ही मेरा वेट लूज होता हो या ना होता हो, बट आई गेन सो मच स्ट्रेंथ। लाइक अगर कोई इंसान 6 महीने में स्ट्रेंथ गेन करता है, वो स्ट्रेंथ में 1.5 महीने में या 1 महीने में गेन कर लेता हूँ। अब इस चीज़ को समझने से मैं इस चीज़ के बारे में कभी सोच ही नहीं सकता था, बट अपने आप आंसर मिलते हैं। एक चीज़ होती है, आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा कि जब भी आपने ये सोचा होगा कि यार मैं इतने दिन से ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, और जैसे ही आप सोचते कि यार अब मेरे से नहीं हो रहा, ये पहाड़ में जाए, भगवान करे तो करे, मैं नहीं करूँगा, मैं तो अपनी हार मान ली। और आपने देखा होगा हमेशा आपके साथ तभी हुआ है, भले ही वो इंटरव्यू क्रैक करना हो, वो कोई एग्जाम क्रैक करना हो, वो आपकी लाइफ का कुछ भी एक चीज़ जो आप करना चाहते थे वो कभी नहीं हुई जब तक आपने अपने ईगो के साथ करने की कोशिश करी। बट जैसे ही आपने सरेंडर किया या फिर आपने हार मानी, हमेशा वो चीज़ पूरी हुई है। और ये हर किसी के साथ हर बार हुआ है। ये अकेली ऐसी चीज़ है जो कभी फेल नहीं हुई है। इवन अगर कोई चीज़ आपको चाहिए थी और वो आपको नहीं मिली, क्यों नहीं मिली? क्योंकि आपको लगा नहीं मिली और मेरे साथ बुरा हो गया, मैं फेल हो गया, और फिर आपको कुछ टाइम बाद रियलाइज होता है यार अच्छा हुआ मेरे को वो चीज़ नहीं मिली, उसकी वजह से देखो मुझे ये आज अच्छी मिल गई। मतलब अगर आप जब भी भगवान पर सरेंडर करते हो, आपको हमेशा अपनी लाइफ में बेटर चीज़ें, बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर लोग और बेटर चीज़ें मिलती हैं। तो इसी तरीके से
अपना ईगो खत्म करो कि आप कुछ डिसाइड कर सकते हो। लाइक आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो क्या कहते हैं, जिनका ये होता है कि यार मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, मैं बड़ा परेशान हूँ, ये वो फलानी मका, और 2-4 दिन के अंदर देखते हो यार पता नहीं एकदम से क्या हुआ, मैं अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ। इसलिए कभी अपनी लाइफ पे लेबल मत लगाओ कि मेरी लाइफ ऐसी है। अरे नहीं है, यू नेवर नो कि तुम्हारी लाइफ में क्या अच्छा हो जाए, क्या बेहतर हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिसने सोचा होगा कि यार मैं तो सुसाइड कर लूँगा, ये कर लेता, वो कर लेता, बट आपने नहीं करी और आज के टाइम में आपकी लाइफ बेटर है। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जस्ट सरेंडर योर सेल्फ टू द गॉड एंड ही विल हेल्प यू ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? लाइक अगर आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, यार मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं आप किस करियर में जाऊँ, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट आपको समझ आएगा कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा आप उस चीज़ से अटैच्ड हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा आप उस क्वेश्चन में ही फंस गए हो, आप उस क्वेश्चन के साथ ही फंस गए हो, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए। जस्ट डू वन थिंग, जस्ट यूज पेन पेपर। आप जिस भी भगवान को मानते हो उसका नाम लिखो, हे प्रभु आई एम सो मच डिप्रेस्ड बिकॉज मुझे नहीं समझ आ रहा मुझे अपने करियर में क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जो भी आपके अंदर है लिख दो और जस्ट ट्रस्ट द गॉड एंड छोड़ दो कि वो अपने आप जवाब देगा। एंड ट्रस्ट मी, वो जवाब देने में कोई 6 महीने नहीं लगाएंगे। जितना ज़्यादा गहरा आपका ट्रस्ट होगा उतनी जल्दी आपको रिप्लाई मिलेगा। मेरे को पहली बार जो आंसर मिला था उसमें मेरे को 2.5 दिन लगे थे क्योंकि मेरे अंदर ईगो था, बट सिर्फ 2 हफ्ते की प्रैक्टिस में अब मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैं क्वेश्चन लिख के बस खत्म करके किताब बंद करता हूँ और विदिन 5 to 10 मिनट्स मुझे मेरा आंसर मिल जाता है। इसी तरीके से आपको लगता है कि प्रभु मेरे रिलेशनशिप में बहुत कुछ खराब चल रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, मेरे फैमिली रिलेशनशिप खराब चल रहा है, मेरे लोगों से ज़्यादा रिलेशनशिप खराब चल रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। डू नथिंग, जस्ट पेन पेपर यूज़ करो एंड लिख दो एंड आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि आपके अंदर एक होता है गॉड जिसको हम बोलते हैं अंदर आत्मा, जिसको हम बोलते हैं कि हमारे अंदर एक आत्मा है जिसको सब पता है, एक प्रभु है जिसको सब पता है, उसको पता है, बट उसको आंसर देने के लिए पहले आप इस ईगो के पर्दे को खत्म तो करो। लाइक देखो, आई एम 25 राइट नाउ एंड ओवर दी 4-5 महीने बाद आई विल बिकम 26 एट द एज ऑफ 22 से 25 तक मैं सिर्फ इसी एक चीज़ की वजह से अपनी लाइफ में बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रगल करता रहा। पर ठीक है यार, अगर मतलब उस प्रोसेस ने बहुत कुछ सिखाया, वो अलग चीज़ है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आप 20 साल के हो, 19 साल के हो, 18 साल के हो, 21 साल के हो, 22 साल के हो, 23 साल के हो, 24 साल के हो, 30 साल के हो, कितने भी साल के हो, आप इस चीज़ पर ट्रस्ट करो, ये काम करती है। एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं शरणागति। ये शरणागति आप चाहो तो प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर देख लेना, ये चाहो तो आप हर एक रिलीजन में शरणागति को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, बुद्धिज्म में एक्सप्लेन किया गया है। अगर मैं आपको भगवत गीता की बात करूँ, भगवत गीता में हम बात करें तो हमें 2 चीज़ें भगवत गीता सिखाती है। अगर आप उसको पूरा पढ़ोगे तो इन डेढ़ समझ आता है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही खुद को मार रहा हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, तेरा काम है बस मेरे पे भरोसा कर, मेरे को सरेंडर कर अपने आप को। ये श्री कृष्ण समझाते हैं। अगर हम मुस्लिम्स में बात करें तो अल्लाह ये बोलते हैं कि तू मुझ पे भरोसा रख, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा। मोहम्मदन्स की एक फिलॉसफी ये भी है कि उसमें होता है कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी रखवाली उसका भगवान करेगा। अगर हम क्रिश्चियंस में बात करें, अगर हम जीसस की बात करें तो जीसस सेज जीसस सेज कि जो जितना रोकने की कोशिश करेगा वो उतना खोएगा और जो जितना छोड़ देगा वो उतना पाएगा। जीसस ये कहना चाहते हैं कि जो जितना खोने से डरता है वो उतना ज़्यादा खोएगा, क्योंकि वो अपना ईगो बीच में ला रहा है। और जो इंसान नहीं ला रहा अपना ईगो बीच में, वो कहता है कि जा रहा है जाने दो, उसको वो ईगो नहीं है उसके अंदर, उसको जीसस सबसे ज़्यादा देते हैं। और यही गुरु नानक जी भी कहते हैं कि जिसका दाना जहाँ लिखा है उसको वहाँ ही जाना पड़ेगा। मतलब कि गुरु नानक जी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक इंसान है वो सबसे ज़्यादा परेशान अपने करियर के लिए रहता है, तो गुरु नानक जी कहते हैं कि तेरा दाना जहाँ लिखा है मैं तुझे वहाँ पहुँचा के रहूँगा, तू मेरे पे भरोसा तो कर। हर एक रिलीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहता है कि आई एम विद यू, जस्ट ट्रस्ट मी, आई एम विद यू। आपके पास 2 ऑप्शन है इस वीडियो को देखने के बाद। पहला आपके पास ऑप्शन है कि आप जाओ अपने ईगो के अपना ईगो अपने पर हावी होने दो और उसको अपनी लाइफ खराब करने दो। जिंदगी भर कमरे में बैठ के किताबों में लिखते लिखते सॉल्यूशन ढूंढते निकल जाएगी। आप यहाँ पे मजदूर बनने नहीं आए हो, अपने माइंड के गुलाम बनने नहीं आए हो। यू कम हियर टू लिव दिस लाइफ। लाइक करेंटली अगर मैं इस वीडियो को आपके सामने बना रहा हूँ, आई एम फ्री फ्रॉम दिस बर्डन। मेरे को बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे मैं पता नहीं कहाँ से जेल से छूट के आया हूँ। लाइक अगर अब मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता क्योंकि मैंने उस ईगो को मार दिया, या वो अपने आप, मैंने नहीं मारा, सॉरी, प्रभु से उनसे प्रार्थना करिए, वो मर गया। लाइक अभी मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है क्या ऐसा क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं चैट जीपीटी करूंगा ही नहीं। मैंने चैट जीपीटी पिछले 2 हफ्ते से यूज़ ही नहीं किया है, अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन सर्चेस और कुछ और काम के अलावा मैंने उसको नहीं सर्च किया। मेरा बस एक काम होता है, मेरे को प्रॉब्लम आई, मैं प्रॉब्लम को सीधा पेन पेपर पे, प्रभु मेरी हेल्प करो, इसका आंसर क्या है, और मेरे को आंसर मिल जाता है। कभी वीडियो मेरे सामने आ जाती है, कभी कुछ सामने आ जाता है, बट वो मेहनत जो मुझे करनी पड़ती थी वो खत्म हो गई है। नाउ आई एम फ्री, नाउ आई एम फोकसिंग ऑन अदर पर्सन, नाउ आई एम फोकसिंग कि हाँ यार मुझे मेरे फादर की एज हो रही है, मुझे उन्हें देखना है, मेरे को अपनी मदर को देखना है, मेरे को अपने भविष्य में काफ़ी कुछ चीज़ें देखनी है। नाउ आई एम सो मच फोकस्ड अबाउट माई करियर नाउ। पहले नहीं था, क्योंकि पहले मैं उस कमरे में बंद था, जब तक मैं उस कमरे से निकलता ही नहीं, मैं कैसे इन सब चीज़ों पर ध्यान दे पाता।
मैं नहीं दे पा रहा था ध्यान, और मैं दुनिया को कैसे समझाऊँ कि मैं किस प्रॉब्लम में हूँ, बट हम सब उस प्रॉब्लम में होते हैं। द ओनली रीज़न आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल विदाउट एनी हेजिटेशन थी, बट क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिस प्रॉब्लम से मैं डील कर रहा हूँ वो लोग भी उसी सेम प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, और मेरा सेम मोटिव था कि अगर मेरा यंगर सेल्फ इस वीडियो को देख रहा होगा तो उसकी हेल्प होगी। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि मेरी वीडियोज़ पे कितने व्यूज़ आते हैं, कितने सब्सक्राइबर आते हैं, कौन लाइक कर रहा है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मुझे सिर्फ पिछले 4 साल से मैं कंटिन्यू भले ही मैं हार रहा हूँ, रो रहा हूँ, मर रहा हूँ, जितना समझ आया, जितना जो मैं कर सकता था, मेरा सिर्फ एक मोटिव था कि मैं अपने यंगर सेल्फ को गाइड करूँ, और मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि भैया थैंक यू, आपकी वजह से मेरी हेल्प हो गई। मैं बिल्कुल यही सोच रहा था और आपकी वीडियो आ गई, तो मुझे ऐसा लगता है यस, मैंने अपने यंगर सेल्फ की हेल्प करी है। मेरा यंगर सेल्फ मतलब वो सब लोग, लाइक मेरे कज़न जो अभी 18 साल का, वो कहते हैं मैंने आपकी वो वाली वीडियो देखी थी और उससे मुझे ये समझ आया। मुझे खुद याद नहीं है कि मैंने कौन सी वीडियो बनाई थी और उसने कौन सी वीडियो में क्या देखा, बट क्योंकि हमारे जो माँ बाप होते हैं वो हमारे साथ नहीं करते हैं चीज़ें शेयर। क्योंकि वो सोचते हैं कि उनकी इज्जत कम नहीं हो जाए, पता नहीं क्या है। हमारे जो भाई या सिस्टर होती है वो अपने आप को दिखाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं, बट नहीं, मैं अपने आप को बिल्कुल ऐसे दिखा रहा हूँ जैसे मैं हूँ। हाँ, फेलियर झेले हैं तो झेले हैं, और फेलियर हर कोई झेलता है। जब हमारे फादर 25-26 साल के थे, मेरे भाई 25-26 साल के थे, उन्होंने पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, और वो हमें सिखाना चाहते हैं कि बेटा ये प्रॉब्लम से ओवरकम करो और इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। वो नहीं बता सकते क्योंकि वो भी 60-70 साल के हैं, तो एज गैप आ जाता है समझाने में। बट मैं आज 25 साल का होकर मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि हाँ, ये प्रॉब्लम मेरे साथ आई थी और ये प्रॉब्लम मैंने कैसे डील करी। मैंने अपना ओवर थिंकिंग को सॉल्व किया है लॉ ऑफ सरेंडर को फॉलो करके। जस्ट सरेंडर योरसेल्फ टू द गॉड एंड यू विल बी फ्री कंप्लीटली। मेरे भाई मेरी बहन, यू विल बी फ्री कंप्लीटली। जस्ट ट्रस्ट मी, यू विल बी फ्री कंप्लीटली। आप मजदूर नहीं हो अपने माइंड के, जो आपको बोलता रहता है कि सोचो। जस्ट से हिम, मैं प्रभु को सरेंडर करता हूँ, मैं हाई एनर्जी को सरेंडर करता हूँ इस क्वेश्चन को, और आप आंसर दो। तो आपको पता चलेगा कि आपका माइंड ने आपको फंसाया हुआ था इन दी फॉर्म के मैं इंटेलेक्चुअल थिंकिंग कर सकता हूँ राइट नाउ। अब मेरी करंट स्टेट क्या है भैया, मैं नहीं कर सकता इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, नहीं कर सकता। मेरे को सिंपल पता है कि मेरे को काम करना है, पैसा कमाना है, भले ही वो कुछ भी काम मैं करूँगा, बट आई विल डू माई वर्क एंड अर्न मनी। मेरा दिमाग बस उस पर ही लगता है। उसके अलावा मेरा दिमाग का एक तरीके से बोलूँ, मेरे दिमाग में काम करना बंद कर दिया कि ओवर थिंकिंग क्या होती है। मैं तो भूल गया, लिटरली मैं भूल गया कि ओवर थिंकिंग क्या होती है। वंस आई स्टार्टेड सरेंडरिंग माई सेल्फ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से मीनिंग कुछ भी मिला है तो प्लीज़ कमेंट करके थैंक यू लिख देना अपने लिए, कि मुझे पता चलेगा कि हाँ, किसी की तो हेल्प हुई। एंड शेयर करना उस इंसान के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपका बेटा परेशान है और आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं उसकी कैसे हेल्प करूँ। आपका भाई परेशान है, आपको नहीं समझ आ रहा मैं उसकी कैसे हेल्प करूँ। आपकी हस्बैंड वाइफ, आप लोगों को नहीं समझ आ रहा कि मैं सामने वाले पर्सन की हेल्प कैसे करूँ, मैं उसको इस प्रॉब्लम से कैसे निकालूँ, क्योंकि वो खुद मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान है। आप कुछ नहीं कर सकते, आप उसको बस ये सिखा दो, बता दो कि लॉ ऑफ सरेंडर क्या होता है। लॉ ऑफ सरेंडर आप सीखोगे। इवन इफ यू आर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली इन योर लाइफ, जस्ट से टू गॉड दैट आई एम सरेंडरिंग माई सेल्फ टू यू। उससे क्या होगा, आपका माइंड बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। जब आपका माइंड बहुत ज़्यादा काम होगा तब आपको समझ आएगा कि यार मेरा ईगो आ रहा है, जिस वजह से मैं इस सामने वाले इंसान से मदद नहीं मांग रहा पैसे की, मैं शायद इससे पैसे की मदद मांग सकता हूँ। आपको ऑप्शंस मिलेंगे क्योंकि ऑप्शंस हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। Just surrender yourself to the God and He will 100% help you. Doesn't matter on what stage you are currently. I hope this video will help you. Thank you so much. Have a good day. Goodbye.